वालेकुम। लास्ट लेक्चर हमने अपना डेटा सेट्स के ऊपर लिया था कि डेटा माइनिंग के अंदर किस किस्म के डेटा सेट्स यूज़ होते हैं। आज उसी लेक्चर को हम एक्सटेंड करेंगे, कुछ उसका रिकैप लेंगे और उसके बाद इसको एक्सटेंड करेंगे कि डाटा के ऊपर डेटा माइनिंग के अंदर किस किस्म के प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स जो है वो अप्लाई करेंगे, किस किस्म के इश्यूज़ होते हैं डाटा के अंदर और किस किस्म के प्री प्रोसेसिंग जो है उसके ऊपर अप्लाई की जा सकती है। सो लेट्स टेक एन ओवरव्यू ऑफ प्रीवियस लेक्चर। लास्ट टाइम हमने देखा था कि डाटा जो है वो क्या है। डाटा जो है कलेक्शन ऑफ डाटा ऑब्जेक्ट्स एंड एट्रीब्यूट्स है, लेकिन डाटा माइनिंग के अंदर डाटा तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि डाटा को हमने मॉडल को ट्रेन करवाना होता है क्लासिफिकेशन या क्लस्टरिंग के या मशीन को डिफरेंट एल्गोरिदम्स के थ्रू। और इसके लिए जो डाटा है, जस्ट लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल सेट है डाटा सेट की जिसमें नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स हैं, आपको ऊपर हेडिंग्स में शो हो रहे होंगे, और नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स हैं या इनको रिकॉर्ड्स बोला जाता है। तो ये बैंक की ट्रांजैक्शंस की डिटेल है कि और उसकी बेसिस पे हमने एक सिस्टम बनाना है जो कि प्रिडिक्ट करेगा इन ट्रांजैक्शंस की डिटेल की बेसिस के ऊपर फ्यूचर में कि कौन सा कस्टमर जो बैंक से लोन लेगा वो उसको चीट करेगा या नहीं करेगा, यानी फ्रॉड करेगा, फ्रॉड येस और फ्रॉड नो। तो इस यहाँ पे देखिए डाटा जो है वो ट्रांजैक्शन आईडी है, उसका नंबर 1 एट्रीब्यूट, उसके बाद रिफ़ंड पॉलिसी है कि रिफ़ंड प्रीवियस उसने कोई रिफ़ंड किया या नहीं किया, मैरिटल स्टेटस उसका क्या है, और उसकी जो मंथली इनकम है, टैक्सेबल इनकम, वो कितनी है, और उसके आगे क्लास डिटेल्स हैं। सो डाटा जो है वो न्यूमेरिक नहीं हो सकता, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। डाटा जो है वो डाटा माइनिंग के अंदर न्यूमेरिक भी हो सकता है और कैटेगोरिकल भी हो सकता है, और अगर वो नॉन न्यूमेरिक या कैटेगोरिकल है तो वो आइदर नॉमिनल हो सकता है या फिर उसमें डिफरेंट कैटेगरीज ऑर्डिनल हो सकता है। सो इस तरह का एक डाटा सेट, इसकी एग्जांपल है बैंक फ्रॉड डिटेल्स की कि सिस्टम को ऑटोमेट कर दिया जाए वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री किसी भी कस्टमर की डेबिट और क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री की बेसिस के ऊपर ही ये प्रिडिक्ट कर सके कि फ्यूचर में ये अगर वो किसी किस्म के लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसको रिफ़ंड उसको पे करेगा या नहीं करेगा, फ्रॉड करेगा या नहीं करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स है जो लास्ट लेक्चर में भी हमने काफ़ी डिटेल में देखे थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स है। जैसे लाइक नॉमिनल है कि नॉमिनल जो है वो आपका आईडी नंबर्स हो सकते हैं, आई कलर हो सकता है, ज़िप कोड हो सकता है। यानी नॉमिनल मीन्स कि जिसमें कंसेक्टिव वैल्यूज़ के दरमियान किसी किस्म का कोई पैटर्न ना हो, रैंडम वैल्यूज़ असाइन की जाए। यानी कि अगर कोई पर्सन 1 है, रोल नंबर 1 है, तो उसका आई कलर ब्राउन हो सकता है, पर्सन 2 का ब्लैक हो सकता है, पर्सन 3 का किसी और कलर में हो सकता है। सो नॉमिनल और द वैल्यूज़ जिसमें किसी किस्म का कोई पैटर्न जो है वो नहीं एग्जिस्ट करता, कोई भी रैंडम नंबर जो है वो किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी पर्सन को असाइन किया जा सकता है। ऑर्डिनल डेटा टाइप हमने लास्ट टाइम देखा था कि जिसमें प्रॉपर किसी किस्म का ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा हो, जस्ट लाइक रैंकिंग आ सकती हैं। जस्ट लाइक कोई भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, कोई ऐप यूज़ करते हैं तो उस पर रैंकिंग आ जाता है कि किस तरह से आप उसको 4 स्टार दे रहे हैं, 5 स्टार रैंक कर रहे हैं, या फिर आपके ग्रेड्स आ सकते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, या मिलिट्री रैंक्स थे, लेफ्टिनेंट्स है या कैप्टन है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, जनरल है, इस तरह के रैंक्स आ सकते हैं। या कोई भी हाइट किसी पर्सन की आ सकती है, टॉल, मीडियम, शॉर्ट आ सकती है। ठीक है जी। सो टेस्ट या किसी किस्म की सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो 1 to 10 की स्केल पे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो ऑर्डिनल के बाद इंटरवल, इंटरवल मींस कि जिसमें प्रॉपर एक क्लॉक का इंटरवल हो, कैलेंडर डेट्स आ जाती हैं जिसमें मंथली 30 डेज़ का जो मंथ है तो मंथली बेसिस के ऊपर जो है वो इंटरवल आ जाता है। टेम्परेचर इन सेल्सियस और फ़ॉरेनहाइट आ जाता है, या फिर डाटा जो है वो रेशो टाइप हो सकता है, मीन्स के काउंटेबल किस्म का जो है वो इंटरवल हो, जस्ट लाइक 30.5, 20.5, 19.7, यानी कि उस इंटरवल को आप, उस रेशो को आप मैयर कर सको। जस्ट लाइक टेम्परेचर इन केल्विन आ जाता है, या लेंथ आ जाती है, जस्ट लाइक लेंथ इन सेंटीमीटर्स, इन मिलीमीटर्स, इन मीटर्स, इन फीट। ठीक। सो टाइम आ सकता है 60 मिनट्स, उसके अलावा 60 सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, इस तरह से काउंटेबल वैल्यूज़ को हम रेशो टाइप ऑफ डेटा सेट बोलते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है कि किस किस्म का डेटा जो है वो डेटा सेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है मशीन लर्निंग के या डेटा माइनिंग के मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। तो इसका डिटेल्ड काफ़ी डिटेल में डेटा के टाइप्स के बारे में, डेटा सेट्स के बारे में लेक्चर 1 किया था हमने कवर। आप उसको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए दोबारा सुन सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो डेटा टाइप्स एंड फॉर्म्स अगेन रेपिटेशन में है चीज़ें कि डेटा आइदर बी न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल। इफ़ इट इज़ न्यूमेरिकल इट कुड बी कंटिन्यूस और डिस्क्रीट, डिस्क्रीट है तो उसका ऑर्डिनल हो सकता है, नॉमिनल हो सकता है, पीरियोडिक हो सकता है, या अगर वो कंटिन्यूस है तो वो आइदर इट वुड बी इंटरवल टाइप और रेशो टाइप।
ठीक है जी। डिटेल इसकी एग्जांपल्स के साथ हमने लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस किए थे। सो हम कंटिन्यू करते हैं कि डेटा रिकॉर्ड, डेटा जो है रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस की बेसिस पे किया जा सकता है। जो बैंक सिस्टम अगर अपना सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रिक्ट करना चाहता है या ऑटोमेट करना चाहता है कि हम ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की बेसिस पे किसी भी पर्सन के कोई गारंटी मांगे बगैर सिर्फ उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की बेसिस के ऊपर हम ये प्रिडिक्ट कर सके, एक सिस्टम ऐसा बना दे जो हमें ऑटोमेट कर दे। वेबसाइट के ऊपर अगर कोई अपना डेटा एंटर करता है तो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री ट्रांजैक्शंस की बेसिस पे हम ये एवेलुएट कर सकें कि इस पर्सन को लोन इशू किया जाना चाहिए या नहीं। तो उसमें डाटा जो है वो इस तरह का होना चाहिए जिसमें ट्रांजैक्शन आईडी, रिफंड पॉलिसी, उसकी मैरिटल स्टेटस, इनकम, फीचर्स। यहाँ पे डाटा जो है वो डेली बेसिस के ऊपर कैश एंड कैरी से अगर आप चीज़ें लेते हैं, ट्रांजैक्शंस आप करते हैं, तो वो जो आप बकेट या आप एक ट्रॉली बनाते हैं उसकी बेसिस पे ट्रांजैक्शंस को जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है और डाटा जो है वो डाटा सेट बनाया जा सकता है एक मशीन की बेसिस पे। और प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि जो पर्सन ब्रेड ले रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस साथ में मिल्क भी लेगा और कोक भी लेगा। तो इस किस्म का डाटा जो है वो रिकॉर्डिंग रियल लाइफ में रिकॉर्ड डेटा किया जाता है। सो रियल लाइफ में जब हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ आते हैं। उन इश्यूज़ के ऊपर ही बेस्ड है आज का हमारा लेक्चर, डेटा प्री प्रोसेसिंग का। वो इश्यूज़ ही हम देखेंगे कि डेटा रिकॉर्डिंग के अंदर रियल जो हमारे सिनेरियोज़ होते हैं उसमें डेटा रिकॉर्डिंग के अंदर किस किस्म के इश्यूज़ आते हैं और वो इश्यूज़ किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं हमारे आउटपुट के ऊपर, हमारे प्रेडिक्टेड रिजल्ट्स के ऊपर। डेटा माइन जो हम करना है उस पर किस किस्म का इफ़ेक्ट वो करते हैं और उन इश्यूज़ को किस तरह से फर्दर रिजॉल्व कर सकते हैं। सो डेटा प्री प्रोसेसिंग के 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1 डेटा क्लीनिंग, डेटा को क्लीन करना, किसी किस्म का इरेलीवेंट डेटा है उसको क्लीन करना। उसके बाद डेटा इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, मल्टीपल सोर्सेज अगर अब डेटा हम गेट कर रहे हैं, कोई सेंट्रल रिपोजिटरी से ले रहे हैं, क्लाउड से ले रहे हैं, वेयर हाउस से ले रहे हैं, उनको एक जेनेरिक फॉर्म में अगर हम उसको कर रहे हैं तो उनको इंटीग्रेट करना और उसके बाद एक ही फॉर्मेट में उसको ट्रांसफॉर्म करना। थर्ड स्टेप होगा डेटा प्री प्रोसेसिंग के डेटा रिडक्शन के। अगर साइज़ उसका बहुत ज़्यादा है तो हम किस तरह से उसको कंप्रेस कर सकते हैं डेटा के साइज़ को। एंड देन डिस्क्रिटाइजेशन एंड कॉन्सेप्ट हायरार्की जनरेशन है कि किस तरह से डेटा को हम इस तरह से इतना विजिबल या इतना बेटर फॉर्म में कर सकते हैं कि हमारा ओवरऑल जो डेटा माइनिंग का प्रोसेस है वो अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें। ठीक है जी। सो यहाँ पे हम फॉर्म्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग देख लेते हैं। डेटा क्लीनिंग, रियल लाइफ में डेटा जो है वो डर्टी होता है। डर्टी इन अ सेंस कि उसमें मिसिंग वैल्यूज़ आ सकती हैं, उसमें नॉइज़ी डेटा आ सकता है, इरेलीवेंट डेटा, जो डेटा पूछा गया है वो आप ना दें बल्कि उसकी बजाय डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा आ जाए। तो फर्स्ट जो स्टेप है प्री प्रोसेसिंग का डेटा क्लीनिंग होगा। उसमें से फिल इन मिसिंग वैल्यूज़, जो एम्प्टी डेटा फील्ड्स हैं उनको फिल करना। स्मूथ नॉइज़ी डेटा, अगर किसी किस्म का नॉइज़ी डेटा आता है यानी कि टोटली ही डिफरेंट वैल्यू, एज है तो एज को 200 उसमें ऐड कर दे, या सैलरी है तो वो माइनस फिगर में वैल्यू ऐड कर दे, तो उस किस्म के नॉइज़ी डेटा को स्मूथ करना। आउटलायर्स होता है जो नॉर्मल रूटीन से हट के एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रिमूव करना। और इनकन्सिस्टेंसीज जो डेटा के अंदर मौजूद होती हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। सो डेटा को क्लीनिंग का जो प्रोसेस है ओवरऑल उसमें हम डेटा को क्लीन करेंगे, क्लीनिंग करते हैं ताकि वो आगे डेटा माइनिंग के प्रोसेस के लिए एक अच्छा कंपैटिबल फॉर्म में डेटा जो हमारा मौजूद हो। उसके बाद डेटा इंटीग्रेशन आ जाती है। मल्टीपल सोर्सेज से अगर डेटा हम गेट कर रहे हैं तो उसको किस तरह से किसी एक ही फॉर्मेट में आपस में इंटीग्रेट करना है और प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके आना है। थर्ड स्टेप इसमें आ जाएगा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का। अब ऐसा होता है कि एक फील्ड में हो सकता है डेटा की वैल्यू जो है वो बहुत रैंडम हो, कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव माइनस में आ रही हैं और कुछ जो है वो 1000 मिलियंस में जा रही हैं। तो इट्सेल्फ एक एल्गोरिदम जब अप्लाई करते हैं इस किस्म के डेटा के ऊपर, तो उससे पहले हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक रीज़नेबल रेंज के अंदर। जिस तरह से प्रोबेबिलिटी में सारी वैल्यू 0 एंड 1 की इन बिटवीन आती है, इस तरह यहाँ पे भी हम डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन एल्गोरिदम जो फार्मूलाज के थ्रू, मिन मैक्स एल्गोरिदम है, नॉर्मलाइजेशन है, उसके थ्रू यानी डिफरेंट फार्मूलाज के थ्रू हम डेटा को नॉर्मलाइज करेंगे इनटू अ प्रॉपर रेंज के अंदर, ताकि कैलकुलेशन जो है हमारी काफ़ी जो है वो थोड़ी फास्ट हो जाए, ज़्यादा बेटर हो जाए। फोर्थ स्टेप डेटा रिडक्शन का है, जिसमें अगर डेटा आपका मल्टीपल फॉर्म्स में आ जाता है, मल्टीपल डायमेंशंस में आ जाता है। वैसे तो डेटा हम 2 डायमेंशंस में ही प्रेजेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल होता है एंड वर्टिकल होता है, लेकिन अगर रियल लाइफ में डेटा या जिस तरह से MRI इमेजेस का डेटा है वो 3D में या 4D में 4 डायमेंशंस में आ जाता है, तो उसको डेटा को किस तरह से हम कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं उसकी डायरेक्शंस। या अगर डेटा बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं, मिलियन बिलियंस में रिकॉर्ड्स हैं और रियल लाइफ में ऐसा होता भी है, तो उस डेटा को हम किस तरह से कम्पैक्ट फॉर्म में कंप्रेस कर सकते हैं कि इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग की बजाय एक
छोटा डाटा हो और उसी की बेसिस पे हम अपने मॉडल को मशीन को ट्रेन कर सकें। सो फॉर्म्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, नंबर 1 क्लीनिंग, इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिडक्शन। सो ओवरऑल डेटा एनालिसिस जो पाइपलाइन है उसमें डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा को प्री प्रोसेस, जिस लाइक हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा है, प्रीवियस स्लाइड में भी देखा है कि डेटा को क्लीन करना, डेटा को इंटीग्रेट करना, ट्रांसफॉर्म करना, नॉर्मलाइज करना और साइज उसका रिड्यूस करना, ये सारे के सारे प्रोसेस डेटा प्री प्रोसेसिंग में आएंगे। उसके बाद डेटा माइनिंग के एल्गोरिथम्स अप्लाई होंगे और उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग इफ़ नेसेसरी हो, रिक्वायर्ड हो तो हम रिजल्ट्स को पोस्ट प्रोसेस भी करते हैं। सो एक लास्ट टाइम भी रिसर्च मैंने शेयर की थी कि ओवरऑल जो डेटा माइनिंग का प्रोसेस होता है उसमें 90% तक की जो एफ़र्ट है वो डेटा को क्लीन करने में, प्री प्रोसेस करने में कंज्यूम होती है। सो प्री प्रोसेसिंग स्टेप जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद वेल डिफाइंड एल्गोरिथम्स है जिनको सिंपली हम यूज़ करके मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन अगर अच्छा नीट क्लीन डेटा होगा तो वो अच्छा रिजल्ट्स, अच्छे प्रेडिक्शंस जो है वो अच्छी आउटपुट दे सकेगा। सो प्री प्रोसेसिंग में रियल डेटा नॉइज़ी होता है, इनकम्प्लीट और इनकन्सिस्टेंट होता है। उसको हम क्लीनिंग के मेथड डिफरेंट अप्लाई करके उसको हम एक अच्छी गुड लुकिंग फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे टू द डेटा माइनिंग टास्क। और पोस्ट प्रोसेसिंग होता है कि समटाइम डेटा जो है वो बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, डेटा माइनिंग स्टूडेंट, आपको तो समझ आ रहा होता है कि किस किस्म का आउटपुट हमें मिला है, लेकिन किसी मैनेजरियल पोस्ट पे जो पर्सन मौजूद है या सीईओ है उसको इतनी डिटेल्स का नहीं पता। उसके लिए प्रेजेंट करने के लिए डेटा के आउटपुट को तो हम ग्राफिकल फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में उसको प्रेजेंट करते हैं। तो कुछ किस्म की विजुअलाइजेशन या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है उसके ऊपर अप्लाई करके हम उसको पोस्ट प्रोसेसिंग का कुछ फंक्शनैलिटी जो है परफॉर्म करते हैं डेटा को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए। सो डेटा प्री प्रोसेसिंग करनी क्यों ज़रूरी है? वाई डेटा प्री प्रोसेसिंग? सो डेटा इन द रियल वर्ल्ड इज़ डर्टी। डर्टी किस सेंस में? डेटा जो है वो इनकम्प्लीट हो सकता है, नॉइज़ी हो सकता है या इनकन्सिस्टेंट हो सकता है। इनकम्प्लीट मीन कि मिसिंग एट्रीब्यूट वैल्यूज़। जस्ट लाइक फॉर्म फिलिंग करते हुए जब डेटा रियल लाइफ में कलेक्ट किया जाता है तो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग एम्प्टी छोड़ देते हैं। जस्ट लाइक आपने भी अपना यूनिवर्सिटी एंट्री के टाइम पे एक एडमिशन फॉर्म फिल किया होगा जिसमें ऑक्यूपेशन भी लिखा होगा। आप में से कुछ ने जो है उसको फिल कर दिया होगा, कुछ ने जो है वो रैंडम वैल्यूज़ देके या कुछ ने एम्प्टी छोड़ दिया होगा। सो ऑक्यूपेशन, क्योंकि स्टूडेंट्स का ऑक्यूपेशन अभी वेल डिफाइंड नहीं होता। सो इस किस्म की वैल्यूज़ या इनकम की वैल्यू है, कुछ लोग अपनी इनकम जो है वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, दूसरों को बताना नहीं चाहते, तो वो इस किस्म की जो फील्ड्स होती हैं उनका एम्प्टी छोड़ देता है। तो लेकिन डेटा माइनिंग में ये एम्प्टी या मिसिंग वैल्यूज़ जो हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं हमारे माइनिंग के प्रोसीजर को। सो डेटा इनकम्प्लीट हो सकता है, मिसिंग वैल्यूज़ आ सकती हैं उसमें, या कुछ लोग एज भी अपना जो है वो ऐड करना ज़रूरी नहीं समझते। सो दिस डेटा कुड बी इनकम्प्लीट और कुड बी नॉइज़ी। नॉइज़ी अब किस तरह से हो सकता है कि कंटेनिंग एरर्स और आउटलायर्स। हो सकता है कि जो वैल्यू, जो फिगर आपने मांगा है, जो नंबर आपने मांगा है, जो डेटा के अंदर मौजूद है वो टोटली उससे इरेलीवेंट हो। सैलरी माइनस नेगेटिव में आ जाए, या एज 200 ईयर्स पे चली जाए, या वेट जो है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का बहुत ज़्यादा है उसमें मिसिंग एंट्री हो जाए, इस तरह का नॉइज़ी डेटा आ जाए, सो यानी कि जो रेलिवेंट ना हो, या फिर उसमें आउटलायर आ सकता है। अब आउटलायर क्या होता है कि आउटलायर जो नॉर्मल डे टू डे या रूटीन या नॉर्मल ट्रांजैक्शन होती है उससे हट के एक बिहेवियर, एब्रप्ट किस्म का बिहेवियर हो जो कि नॉर्मल रूटीन में हैपन नहीं होता। सो आउटलायर्स को रिमूव करना। आउटलायर्स को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में देखते हैं। या फिर डेटा अगर इनकन्सिस्टेंसीज़ है उसके अंदर तो उसको रिमूव करना। इनकन्सिस्टेंसी किस तरह से कि एज तो अपनी आप 42 ऐड कर रहे हैं लेकिन ईयर ऑफ बर्थ 1997 ऐड कर दें, या प्रीवियस अगर कोई ऐप, किसी जो ऑनलाइन ऐप्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं उसमें किसी उनका अपडेटेड वर्जन यहाँ आ जाए और प्रीवियसली डेटा जो है वो 1 to 3 की रैंकिंग पे उसको रैंक किया जाता था और अब वो ABC की रैंकिंग में आ जाए, या डुप्लीकेट ट्रैकर्स आ जाए डेटा के अंदर। तो इस किस्म के इश्यूज़ हो सकते हैं जिसके लिए प्री प्रोसेसिंग करना ज़रूरी हो जाता है। जिस लाइक यहाँ पे देखिए बैंक ट्रांजैक्शन आईडी वाला डाटा है, ठीक। अब इसमें देखिए रिकॉर्ड नंबर 5 है, तो 5 में टैक्सेबल इनकम 10,000 की है। तो ये नॉर्मल यूजुअली जो जिनके नॉर्मली रिकॉर्ड की जाती है एंट्री है वो 100 के, 125 के, मैक्सिमम 220 के तक इसकी सैलरी है। 10,000 के जो है वो एक डिफरेंट फिगर है जो नॉर्मल रूटीन से, नॉर्मल पैटर्न से हट के है। तो इस किस्म के वैल्यूज़ को हम आउटलायर्स बोला जाता है डेटा माइनिंग की या मशीन लर्निंग की लैंग्वेज में, यानी कि नॉर्मल जो है वो एंट्री ना हो, डिफरेंट किस्म की, टोटली डिफरेंट हो, रूटीन से हट के हो।
उसके अलावा नल वैल्यूज़, मिसिंग वैल्यूज़ हो सकती है, जैसे लाइक रेक नंबर 6 में है, तो मैरिटल स्टेटस जो है वो ऐड नहीं किया गया। यहाँ पे डुप्लीकेशन हो सकती है 9 एंड 9, यानी कि स्टेटस सिंगल से मैरिड अपडेट करना था, अपडेट करने की बजाय सेम डेटा की एक और एंट्री कर दी गई विद सिमिलर डेटा सेट्स के अंदर, सेट के साथ हम। तो इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं रियल डेटा रिकॉर्डिंग के अंदर, रियल लाइफ में जब हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं अपने सिस्टम को ऑटोमेट करने के लिए। तो इस किस्म के इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए हमें डेटा प्रोसेसिंग करना ज़रूरी है। जिस लाइक यहाँ पे देखें आउटलायर, ये जो रेड सर्कल के अंदर हाईलाइटेड है, outliers are data objects with characteristics that are considerably different than most of the other data objects in data set। अब होता क्या है कि नॉर्मल अगर हम ग्राफिकली इसको प्रेजेंट करें अपने डाटा को 2 डायमेंशनल एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर, तो ये देखिए यहाँ पे एक क्लस्टर्स की फॉर्म में सारा जो है वो क्लोज आ रहे हैं एक दूसरे के पॉइंट्स, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि सारे किसी भी क्लस्टर के करीब नहीं आ रहे। इसकी एग्जांपल रियल लाइफ में मैं ऐसी दूंगी कि अगर एक 9 to 5 जॉब करने वाला नॉर्मल पर्सन है जिसकी सैलरी 70 to 100 के इन बिटवीन आ रही है, तो वो मंथली अपनी एटीएम के थ्रू या डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन अगर करता है तो वो नॉर्मली 20 के, 25 के, 30, 35 के इतनी तक की 2-4 उसकी ट्रांजैक्शंस होंगे। लेकिन अगर अचानक ही उसके अकाउंट से किसी मिलियंस की या बिलियंस की किसी किस्म की ट्रांजैक्शन अगर होती है, तो वो एक टोटली डिफरेंट उसकी रूटीन से हट के पैटर्न है, कंसीडरेबली डिफरेंट पैटर्न है। तो इस किस्म की जो आईडीज़ ट्रांजैक्शंस होंगे उनको हम आउटलायर्स कंसीडर करते हैं, जो कि नॉर्मल रूटीन ये कि रीज़न उसकी हो सकती है कि उसका अकाउंट हैक हो गया हो या कार्ड हैक हो गया और वो नॉर्मल रूटीन से हट के एक्टिविटी हो। तो इस तरह की वैल्यूज़ को, इस तरह के डेटा को आउटलायर्स बोला जाता है, जिनको डिटेक्ट करके उसमें उसको रिमूव करना ज़रूरी है। इसी तरह से फ्रॉड्स जो हैं यूजुअली जो कार्ड हैक्स के होते हैं उनको इसी तरह से ट्रैक किया जाता है। सो आउटलायर्स को रिमूव करना, नॉइज़ को रिमूव करना, मिसिंग डेटा is not always available. Many tuples have no recorded value for several attributes such as customer, income and sales data. So missing data की मल्टीपल रीज़न हो सकती हैं। डेटा जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया गया किसी खास रीज़न की वजह से। रीज़न इसकी क्या हैं? नंबर 1 रीज़न हो सकती है इक्विपमेंट मेल फंक्शन हो सकता है। आपने इक्विपमेंट जो यूज़ किया उस डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए वो उस टाइम पे प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। या इनकन्सिस्टेंसी आ सकती है विद अदर रिकॉर्डेड डेटा। हो सकता है कि प्रॉपर जो है वो डेटा जो जिस फिगर के ऊपर आपने या जिस नंबर के हिसाब से उसको रिकॉर्ड करना था वो नहीं हो सका, इसलिए इसको आपने सिंपली डिलीट कर दिया या डेटा एंट्री ऑपरेटर ने उसको डिलीट कर दिया। नंबर 3, डेटा नॉट एंटर ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग। समटाइम होता है कि कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती है जो हमें समझ नहीं आ रही होती है और हम उसको नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं या उसको छोड़ देते हैं और नेक्स्ट स्किप करके नेक्स्ट पे चले जाते हैं। सो इस वजह से हो सकता है कि डेटा जो हो मिसिंग हो। सर्टेन डेटा में नॉट बी कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ एंट्री। हो सकता है कुछ जैसे लाइक लोकेशन की इन्फॉर्मेशन है, किसी पर्सन के एड्रेस है या उसका नेम है या उसके आईडी है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन यूजुअली क्लासिफिकेशन या क्लस्टरिंग के प्रोसेस के अंदर इंपॉर्टेंट कंसीडर नहीं की जाती। यानी कि अगर कैंसर डिटेक्शन के लिए या डायबिटीज़ डिटेक्शन के लिए आप एक मॉडल बना रहे हो तो उसमें इस किस्म की इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा कंसीडर नहीं की जाती। तो हो सकता है उस टाइम पे डेटा जो है वो उसको इम्पोर्टेंट ना समझ के उसको एंट्री इसकी ना की गई हो। या 4th या 5th रीज़न इसकी ये हो सकती है मिसिंग डेटा की, नो रजिस्टर हिस्ट्री और चेंजेस ऑफ द डेटा। जस्ट लाइक हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा था कि मैरिटल स्टेटस उसका चेंज हो गया पर्सन का, तो वो मैरिड करने की बजाय इस किस्म की इन्फॉर्मेशन अपडेट ना हुई या मैरिटल स्टेटस उसका इनिशियली उसने एंट्री ही नहीं की। सो नो रजिस्टर हिस्ट्री और चेंजेस ऑफ द डेटा, ये रीज़न हो सकती है मिसिंग डेटा की। या फिर एक्सपेंशन ऑफ डेटा स्कीमास, पहले जो डेटा था वो रिकॉर्ड किया जाता था 8 फील्ड्स के तौर पर और उसके बाद उसको एक्सटेंड कर दिया गया 14 और 20 फील्ड्स के अंदर, यानी कि डेटा जो है वो ज़्यादा गेट यूज़र से लेना शुरू कर दिया। तो वो जो प्रीवियस हिस्ट्री रिकॉर्डेड डेटा था उसको एक्सटेंड किस तरह से किया जा सकता है, इस वजह से डेटा जो है वो मिसिंग वैल्यूज़ उसमें आ सकती हैं। सो दीज आर सम कॉमन रीजंस ऑफ मिसिंग डेटा एंड डेटा माइनिंग प्रोसेस, जिसके लिए हमें डेटा प्री प्रोसेसिंग एल्गोरिथम्स जो हैं वो अप्लाई करना ज़रूरी है। सो लेट्स सी हाउ टू हैंडल मिसिंग डेटा। अब हमने देख लिया कि मिसिंग डेटा होता है और उसके रीजंस भी देख ली कि क्यों जो है वो डेटा रिकॉर्ड करते हुए मिसिंग डेटा क्यों होता है, रीज़न उसकी क्या हो सकती हैं। सो अब उसको हैंडल किस तरह से करना है। नंबर 1 इसमें ये सोल्यूशन है कि इग्नोर द टपल। जिस टपल या जिस रिकॉर्ड या किस रो के अंदर कोई भी मिसिंग वैल्यू है उसको इग्नोर कर दें, सिंपली उसको डेटा माइनिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व ही ना करें। नंबर 2, लेकिन इससे मसला क्या है कि लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, जो हो सकता है कि वो अच्छा पैटर्न
निकाल सकता हो, मॉडल अच्छा ट्रेन कर सकता हो वो रिकॉर्ड, लेकिन उसको आप स्किप कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मिसिंग वैल्यूज़। तो सो प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं इसके। नंबर 2 इसमें ये हो सकता है सोल्यूशन इसका मिसिंग डेटा को हैंडल करने का कि फिल इन मिसिंग वैल्यूज़ मैनुअली, उसको मैनुअली देख के ट्रैक करके फिल इन कर दिया जाए। लेकिन जब हम बात करते हैं रियल टाइम ट्रांजैक्शंस को तो हो सकता है कि सिंपली एक HPL का ही देख ले बैंक का, तो उसमें पूरे कंट्री में कितनी एक दिन के अंदर ट्रांजैक्शंस होती हैं, मिलियंस तो होती ही हैं, मिलियंस नहीं भी होती तो 100,000 तो होती ही होंगी। अब इतने ज़्यादा रिकॉर्ड को मैनुअली बीइंग अ ह्यूमन उसको ट्रैक करना, ट्रेस करना और उसके बाद उसको अपडेट करना, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। सो टीडियस है काम, इनफिजिबल है। थर्ड सोल्यूशन मिसिंग डेटा को हैंडल करने का है फिल इन इट ऑटोमेटिकली विद अ ग्लोबल कांस्टेंट। यानी ग्लोबल जस्ट लाइक हम नॉट एप्लीकेबल, जिस चीज़ की हमें समझ ना आ रही हो, फिल ना करना, वहाँ पे हम NA लिख देते हैं, नॉट एप्लीकेबल लिख देते हैं। तो इस तरह से कोई ग्लोबल कांस्टेंट अननाउन का या नॉट एप्लीकेबल का लिख ले और एक जो मिसिंग डेटा है उसकी जगह वहाँ पे वो एंट्री कर दी जाए। लेकिन इसका इशू अगेन ये है कि इसमें वो एज आ ग्लोबल कांस्टेंट को ही वैल्यू कंसीडर करके उसकी बेसिस पे मॉडल को ट्रेन कर देगा, जो कि हो सकता है ओवरऑल मॉडल की एक्यूरेसी के ऊपर इफेक्ट करे। एक जेनेरिक इसका एक अच्छा सोल्यूशन ये है कि आप इन्फ्रेंस बेस्ड जो बेसियन फार्मूला है, जस्ट लाइक हम बेसियन क्लासिफिकेशन भी करते हैं, ये डिसीजन ट्री भी करते हैं मशीन लर्निंग के अंदर, कुछ एल्गोरिदम्स हैं, ये एल्गोरिदम है, उनको अप्लाई करके वो वैल्यूज़ प्रेडिक्ट कर लें। लेकिन है इसको हम देखेंगे फ्यूचर में, हम जब डिटेल में ये काम करेंगे। तो मिसिंग डेटा को हैंडल किया जा सकता है बाय यूजिंग 3 मेथड्स, आइदर इग्नोर द ट्रिपल, fill in the missing values manually, or fill in it with automatically with global constant or attribute mean। उसके बाद डेटा जो है मिसिंग के अलावा नाइजी हो सकता है। नाइजी किस तरह से कि इन अप्रोप्रिएट या इररेलेवेंट वैल्यूज जो है वो डेटा के अंदर एंटर की गई हैं। जस्ट लाइक सैलरी का हमने देखा था, नेगेटिव में हो, या एज है तो वो 400 में हो जाए या 200 ईयर्स में हो जाए, या उसमें हो सकता है किसी किस्म का कोई आउटलायर आ जाए। सो नाइज रैंडम एरर और वेरिएबल इन अ मेजर्ड वेरिएबल, इनकरेक्ट एट्रीब्यूट वैल्यू में भी ड्यू टू किस वजह से नाइजी हो सकता है डेटा, फॉल्टी डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, जो डेटा इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं उसमें किसी किस्म का इशू हो, यानी किसी का वेट या हाइट मेजर करने के लिए, वेट मेजर करने के लिए जो वेट मशीन है आपकी, उसमें प्लस का या माइनस का कोई एरर आ रहा हो, वेट जो है वो नेगेटिव में शो कर दे, या हाइट मेजर कर रहे हैं तो उसमें किसी किस्म का एरर आए। सो वन पॉसिबल रीज़न फॉर नाइजी डेटा कुड बी फॉल्टी डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। डेटा एंट्री प्रॉब्लम हो सकती है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर ने को मिस्टेकनली अनइंटेंशनली उसका हाथ जो है वो किसी और बटन को प्रेस उसने कर दिया, जिसकी वजह से डेटा जो है वो इनकन्सिस्टेंट या नाइजी हो गया एंट्री के टाइम पर। या डेटा नंबर 3 इसमें आ सकती है रीज़न डेटा ट्रांसमिशन प्रॉब्लम्स। एक सिस्टम से अपने दूसरे सिस्टम पे डेटा ट्रांसमिट किया तो वो कॉपी करते हुए या ट्रांसमिट करते हुए किसी किस्म का उसमें डेटा लॉस हो गया, जिसकी वजह से या कोई एरर आ गया या कोई नाइज उसमें आ गई। सो डेटा जो है वो पॉसिबल रीज़न इसकी नाइजी होने की हो सकती है। अदर डेटा प्रॉब्लम्स विच रिक्वायर्स डेटा क्लीनिंग, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हो सकते हैं जिनको हम क्लीन करें, इनकम्प्लीट डेटा हो सकता है या इनकन्सिस्टेंट डेटा हो सकता है, जिसको डेटा माइनिंग के एल्गोरिथम्स अप्लाई करने से पहले प्री प्रोसेस करना ज़रूरी है। सो हाउ टू हैंडल नाइजी डेटा। नाइजी डेटा को किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं, इसके लिए जो फर्स्ट मेथड है दैट इज़ बिनिंग मेथड। बिनिंग क्या है कि बिन्स बनाएं, यानी कि डेटा अगर आपका न्यूमेरिक है तो फिर क्या करें, नंबर 1 सॉर्ट डेटा एंड पार्टीशन इनटू इक्वल साइज बिन्स। ये जो बुक आपको मैंने बताई थी हैन एंड कैम्बर की, उसका चैप्टर नंबर 3 है, ये चैप्टर नंबर 3 की ही स्लाइड्स हैं। चैप्टर आप पढ़ें, प्रिंट कर लें, बुक ले लें। डेटा प्री प्रोसेसिंग का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 हैन एंड कैम्बर की बुक का, डेटा माइनिंग कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स वाली बुक जो का बड़ी डिटेल में हर एक स्टेप को वहाँ पे लिखा गया है। अच्छा, बिनिंग मेथड में ये है कि अगर आपकी फील्ड न्यूमेरिक डेटा है और उसमें किसी किस्म का कुछ आपको लगता है कि कुछ रिकॉर्ड्स के अंदर नाइस आ रही है, इसका तरीका इसको सॉल्व करने का ये है कि पूरे रिकॉर्ड्स को के इक्वल साइज़ के बिन्स बनाएं। से अगर आपके टोटल 8 रिकॉर्ड्स हैं तो आप 4-4 के 2 बिन बना लें, 4-4 वैल्यूज़ के, और उसके बाद उनके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, मीन अप्लाई कर सकते हैं, स्मूथ बाय मीडियन कर सकते हैं, स्पून बाय बिन बाउंड्रीज। इसकी एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती हूँ। सो अगर आपके पास 9 टोटल एंट्रीज़ हैं तो आप 3-3 के साइज़ के 3 बिन बना सकते हैं। 12 है या 15 है तो इक्वल साइज़ के बिन्स बनाएं एंड देन उसके ऊपर उसको स्मूथ कर दें ओवरऑल डेटा को बाय यूजिंग नंबर 1 मेथड इज़ मीन, मीडियन और बाय बिन बाउंड्रीज। इसके एग्जांपल हम नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं।
अच्छा, अब इसमें नॉइज़ी डेटा अगर आउटलायर है तो आउटलायर के लिए होता है कि ग्राफिकली क्लस्टर्स उसके बना लें। तो क्लस्टरिंग में हमें पता चल जाता है कि डेटा कौन सा रिकॉर्ड है, कौन सा ऐसा रो का रिकॉर्ड है, इंफॉर्मेशन है जो कि नॉर्मल पैटर्न किसी भी क्लस्टर के नियरेस्ट नहीं आ रहा है, यानी कि टोटली वो डिफरेंट दूर जा रहा है, एक डिफरेंट प्रेजेंटेशन है उसकी, तो उसको हम डिटेक्ट करके आउटलायर को रिमूव कर सकते हैं। या फिर थर्ड अप्रोच यूज़ की जा सकती है कि कंबाइंड कंप्यूटर एंड ह्यूमन इंस्पेक्शन, क्लस्टर भी बना ले और ह्यूमन इंस्पेक्शन के थ्रू आउटलायर को आप डिटेक्ट करें, उसको रिमूव करते हैं। सो बिनिंग का जो मेथड है उसकी एग्जांपल हम किस तरह से ले सकते हैं, जस्ट लाइक ये देखें, डेटा है जिसमें एंट्रीज़, नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ जो हैं वो 12 है। सबसे पहले तो उसको सॉर्ट कर लें। अब आपको लगता है कि इनमें से कुछ वैल्यूज़ हैं जिनमें नाइस है, तो उसके लिए क्या तरीका है कि सबसे पहले तो उनको इक्वल साइज़ के बिन्स बना लें। हमारे पास यहाँ पे 12 वैल्यूज़ हैं, तो हमने 4 के 3 बिन्स बना लिए, बिन 1, 2 एंड 3। सो सबसे पहला जो मेथड है स्मूथ करना डाटा को बाय यूजिंग बिन मीन्स, उसमें यह है कि बिन 1 का मीन कैलकुलेट करें, वैल्यूज़ को सम करके डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ करें और सारी वैल्यूज़ को उस मीन से रिप्लेस कर दें। इसी तरह से बिन 2 की वैल्यूज़ का मीन लें और सारी वैल्यूज़ को मीन से रिप्लेस कर दें, एंड बिन 3 का मीन लेके सारी वैल्यूज़ को, यानी कि आपका सारा डाटा स्मूथ हो जाएगा, एक लेवल पे आ जाएगा बाय यूजिंग बिनिंग मेथड, बिनिंग मीन्स। और इसी तरह से अगर आपको मीडियन लेना है तो इन्हीं हर एक बिन का मीडियन लिया और उसको सारी वैल्यूज़ को उस मीडियन से रिप्लेस कर दिया। एक और मेथड है जो भी स्मूथिंग बाय बिन बाउंड्रीज, तो उसमें क्या करते हैं कि बिन की जो लोअर बाउंड है और अपर बाउंड है, जस्ट लाइक बिन 1 की लोअर बाउंड 4 है एंड अपर बाउंड जो है वो 15 है। फर्स्ट इस एग्जांपल में देखें, सो बाकी डेटा पॉइंट्स अगर वो लोअर बाउंड के नियरेस्ट हैं तो उसको रिप्लेस कर दें, लोअर बाउंड की स्मूथ कर दें, डेटा को रिप्लेस कर दें लोअर बाउंड के साथ, और अगर वो अपर बाउंड के नियरेस्ट है तो उनको स्मूथ कर दें अपर बाउंड के साथ। जस्ट लाइक 8 है तो वो 4 के नियरेस्ट है तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया 4 के साथ। 9 है तो वो 4 के नियरेस्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 15, तो 9 को भी 4 से रिप्लेस कर दिया। सो 4 4 4 15, ये फर्स्ट बिन हमारा स्मूथ हो गया। लाइक वाइज सेकेंड बिन है, सेकेंड बिन में देखें 21 हो गया, 24। अब होना तो ये चाहिए था कि 25 के नियरेस्ट है तो इसको हम 25 से रिप्लेस कर दें, लेकिन है आइदर बाय एरर और मिस्टेक उन्होंने उसको भी लोअर बाउंड के साथ 21 के साथ रिप्लेस कर दिया है। एंड बिन 3 है तो बिन 3 में भी लोअर बाउंड 26 है तो 26 के नियरेस्ट है, उसको 28 को रिप्लेस कर दिए 26 से, दैन 29 को रिप्लेस कर दिए 26 से, एंड 34 यहाँ पे ये हो। सो दिस इज़ बिनिंग मेथड। अगेन डेटा प्री प्रोसेसिंग का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, डेटा माइनिंग कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स, हैन एंड कैम्बर की बुक का, उसको डिटेल में पढ़ें। उसमें ये एग्जांपल भी मौजूद है, इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, और उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो रेलिवेंट है आपके टॉपिक से वो ज़रूर अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है जी, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आउटलायर्स को रिमूव करना, डेटा पॉइंट्स इनकन्सिस्टेंट विद द मेजॉरिटी ऑफ डेटा, कंसिस्टेंसी इनकी ना हो मेजॉरिटी ऑफ डेटा के साथ, तो इस किस्म के डेटा को हम आउटलायर बोलते हैं। रिमूव करने का तरीका क्या है, अब जिस तरह से हमने देखा था एग्जांपल में, जो बैंक ट्रांजैक्शन का डेटा सेट था उसमें 10,000 की सैलरी थी, तो ये हो सकता है कि सीईओ की या कंपनी हेड की जो है वो इतनी सैलरी हो भी सकती है, अगर वो कंपनी हेड जो है वो अमेज़ॉन का हेड है या फेसबुक का हेड है या माइक्रोसॉफ्ट का हेड है या आईफोन का, तो इतनी जो है वो उसको हम एज आउटलायर कंसीडर नहीं करेंगे कि नॉर्मल पैटर्न कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर वो एज है किसी की, तो 200 ईयर एज तो किसी की भी नहीं हो सकती, वो प्रेसिडेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट या सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट या फेसबुक उसकी भी नहीं हो सकती, चाहे सैलरी उनकी जितनी मर्ज़ी हो जाए, लेकिन एज 200 जो है वो एग्जैक्टली एक आउटलायर है, जिसको रिमूव करने का अब तरीका क्या है। नंबर 1 तो ये है कि क्लस्टरिंग का मेथड उसमें यूज़ करें, उसको सारे सैम्पल करें डेटा को एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर, और उसके देखें कि टोटली डिफरेंट एजेस पे कौन सा डाटा, कौन सी ट्रांजैक्शन जा रही है, उसको डिटेक्ट करके रिमूव करें। या फिर कर्व फिटिंग का मेथड। अब कर्व फिटिंग में ये होता है कि लीनियर नॉन लीनियर का कॉन्सेप्ट अगर आपको है तो एक लीनियर लाइन ड्रॉ कर दी जाती है, और उसके बाद आइदर जो उस लाइन के नीचे बिलो आ रहा है वो आपका नॉर्मल डेटा है और यहाँ अबव है, और जो उस लाइन से बिलो और अबव नॉर्मल डेटा से हट के हो तो उसको आउटलायर डिटेक्ट करके उसको रिमूव किया जा सकता है। जस्ट लाइक यहाँ पे राइट साइड पे एक बनाई गई है, लीनियर लाइन तो नहीं है, कर्व लाइन है, कर्व फिटिंग है। अब जो भी डेटा इस कर्व के बिलो आएगा उसको हम नॉर्मल ट्रांजैक्शन, नॉर्मल रूटीन कंसीडर करेंगे, और जो भी डेटा उससे अबव आएगा उसको हम एज आ आउटलायर कंसीडर करेंगे और उसको हम डिटेक्ट करके ट्रेस करके रिमूव कर देंगे। या फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग विद अ गिवन मॉडल हो सकता है, किसी भी स्पेसिफिक मॉडल की हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर ले, उसके अकॉर्डिंग भी हम चेक कर सकते हैं कि ये आउटलायर है या नहीं है। ठीक है जी। सो अभी तक हमने देखा डेटा प्री प्रोसेसिंग का जो टास्क है उसमें डेटा
क्लीनलीनेस देखा कि किस तरह से हम उसको क्लीन कर सकते हैं, नॉइज़ी डेटा को, मिसिंग डेटा को, आउटलायर्स को बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। उसके बाद आ जाता है सेकंड हमारा डेटा इंटीग्रेशन का। सो डेटा इंटीग्रेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज तक के टॉपिक को यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ, लेक्चर को एंड कर रही हूँ।